हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री। सिंधु घाटी सभ्यता पहला चैप्टर है, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी। हड़प्पा की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी? तो देखो भाई, जो हड़प्पा की सभ्यता थी ना, वो थी आपकी समतावादी। कैसी थी? समतावादी थी। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। हड़प्पा की खुदाई में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का जो मकान है वो एक साथ निर्मित मिले हैं, लेकिन उनमें कोई भेदभाव का साक्ष्य नहीं मिला। समाज में लोगों का विभाजन था, लेकिन भेदभाव नहीं था। इसीलिए समतावादी हम इसे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है? कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? तो सही है ना। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? वे पशुपति उनकी द्वारा पूजा जाता था। तो यहाँ पर शिव है ना, पशुपति शिव की वो पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी कि शिव की मूर्ति है, और उनके धार्मिक जीवन में पशुपतिनाथ का क्या था? एक विशेष महत्व था, जिन्हें आधुनिक शिव का आदि रूप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की जो खुदाई है, चीज है जो सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? तो वो क्या है आपका? ऑप्शन बी, मोहरें। सिंधु से अब तक जो है लगभग 2000 से भी ज्यादा मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं। इनमें से लगभग 1200 अकेले मोहनजोदड़ो से हैं। और मोहरों में जो सबसे ज्यादा अधिकतर किसका प्रयोग हुआ है, किसका मोहरों का जो निर्माण है वो किससे किया गया है? सेल खड़ी। ठीक है ना। जैसे कि तांबा राजस्थान की खेतड़ी की खानों से आयात होता था। टीन और चांदी आपका कहाँ से? अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। सुदृढ़ व्यापार का अंदाजा इन चीजों से लग सकता है। आगे देखो भाई, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? भारत में सबसे पहला खोजा गया शहर 1921 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक सब जो ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं वो सिंधु घाटी की सभ्यता है, और पहला है हड़प्पा, ऑप्शन ए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, हड़प्पा की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने, जो कि रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदाड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने, ये भी सिंधु नदी के तट पर है। चनहुदड़ो की खोज एमजी मजूमदार ने की थी, जो कि आपका सिंध नदी में है, सिंधु नदी। धौलावीरा आरएस बिष्ट ने खोज करी। और कालीबंगन की खोज ए घोष ने करी थी, घग्गर नदी है ना। तो लोथल की खोज डीएस राव ने भोगवा नदी पर जो है। बनवाली की खोज आरएस बिष्ट ने, जो कि प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाया गया है? तो आपने पढ़ा होगा, जलाशय भी मिले थे, किले भी मिले थे, और व्यवस्थित नालियां भी। और स्पेशली व्यवस्थित नालियों के कारण भी से जाना जाता है। ऑप्शन डी, शिखर रहित मंदिर आपने नहीं इनके बारे में सुना होगा। सिंधु सभ्यता विश्व की एक प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरी, जिसकी विशेषता के रूप में समकोण पर क्या थी? सड़कें एक दूसरे को काटती थी। नगर का 2 टिलों में विभाजन था, एक पूर्वी टिला जो कि दुर्ग रही था, एक पश्चिमी टिला था जिसका दुर्गीकरण था। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था। लेकिन जो सिंधु सभ्यता थी ना, इसमें ना तो किसी विशेष धर्म के साक्ष्य मिले हैं, ना ही मंदिर जैसी कोई इमारत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया है? हड़प्पा सभ्यता क्या नाम है? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है? तो ये साबित होता है पत्थर, वृक्ष और जानवर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था? तो वो है हमारा लोथल, ऑप्शन ए।
है ना, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। 1955 से 1962 के बीच SR राव के निर्देशन में वहाँ खुदाई हुई। लोथल में पाए गए थे बहुत सारे अवशेष, जैसे अन्नागार, पशुओं की हड्डी, तांबा, काचली मिट्टी के मनके, सोने का एक आभूषण, शंख, ईंटों का बना हुआ विशाल घेरा, है ना, तो जिससे जो है SR राव ने जहाजों का गोदी बताया था। तो ये आपको याद रखना है। और जो आपका लोथल है, SR राव ने लोथल को लघु मोहनजोदाड़ो के रूप में भी जाना था। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था, तो उसमें क्या था आपका गाय, क्योंकि जो गाय है, गाय आर्यों का प्रमुख पशु, वो आर्थिक जीवन का आधार थी। इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ या किले का था? चनहुदड़ो, ऑप्शन डी, है ना। चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में 130 किलोमीटर दूर है। इस स्थल की खोज 1934 में NG मजूमदार और 1935 में मैकी के द्वारा उसका क्या हुआ था, उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है इसकी विशेषता क्या थी? तो व्यवस्थित शहरी जीवन, यानी कि एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मकान था वो किसका बना होता था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जो मकान था वो आपका बना होता था पक्की ईंटों का, ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। मानव के द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा था? मानव के द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला धातु था तांबा। देखो भाई, भारत में नवपाषाण काल और सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से क्या है, ताम्र पाषाण काल के दायरे में से रखा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग कांसे से परिचित थे, जो समतल टीन और तांबे का मिक्सचर होता था। लोहे की खोज जो है ना वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी, लोहे से ये अपरिचित थे। नेक्स्ट, देवी माँ की पूजा संबंधित थी किससे? सिंधु घाटी की सभ्यता से, है ना। मातृ देवी की पूजा का संबंध जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से है। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख विशेषता नगरीय सभ्यता थी। सॉरी, नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अन्नागार क्या है सबसे बड़ा भवन मोहनजोदाड़ो में। इसकी जो खोज है वो रखालदास बनर्जी ने 1922 में की। मोहनजोदाड़ो सिंध के लरकाना प्रांत में सिंध नदी के किनारे पर स्थित है, सिंधु नदी के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सो सर्वप्रथम खोजकर्ता की अगर हम बात करें किसके, हड़प्पा सभ्यता, उन्होंने बात कही थी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी इसकी जानकारी, लेकिन उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया गया, है ना। 1922 में हड़प्पा की खोज करने वाले थे दयाराम साहनी, तो इन्हीं को ही प्रथम खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन स्थित है कहाँ पर? कालीबंगन कहाँ पर है? कालीबंगन वर्तमान में राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर है और 1953 में ए घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहाँ से हल के निशान, हवन कुंड या अग्नि कुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। आगे है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणीय थे? अग्रणीय की बात करें तो वो अग्रणीय थे किसमें? कपास, ऑप्शन सी, कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। अन्य फसलें भी उपजाते थे जैसे चावल, गेहूं, जौ, खजूर, है ना, मटर, राई वगैरह। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो किसका हुआ है भाई मुख्य रूप से? आपने सुना होगा टेराकोटा, है ना, तो टेराकोटा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है?
मोहनजोदड़ो में पाया जाता है विशाल स्नानागार। इसके चारों ओर क्या होता था, सीढ़ी इससे उतरने के लिए, और कमरे मिले होते थे, है ना, जो क्या होता था, सामुदायिक विश्वविद्यालय, महान विद्यालय। इस स्नानागार का जो यूज होता था वो आम जनता के लिए विशेष आयोजनों के लिए किया जाता था, तो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस लेने के लिए कहा है? तो कौन कह सकता है, क्योंकि वर्तमान में तो ये कहाँ है, पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान ने ही कहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि थी बेटा। क्या थी? कृषि। ऑप्शन ए। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीन सभ्यता है। मेसोपोटामिया जो है ना, ये यूनानी शब्द है, दो नदियों के बीच, है ना, इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच। यह इराक की दजला और फरात नदियों के बीच पड़ता था, इसलिए इसे मेसोपोटामिया कहते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और माया सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? तो लोथल है बच्चे, गुजरात भारत। कालीबंगन है राजस्थान भारत। आलमगीर भी आप जानते हैं मेरठ उत्तर प्रदेश। और हड़प्पा है कहाँ पर? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पूजते थे पशुपति नाथ। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 27। तो बताओ, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से क्या मिला है? तो हड़प्पा याद रखना है बच्चे आप लोगों को। हड़प्पा पुजारी की मूर्ति, है ना, पुजारी की मूर्ति। कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन से जुते हुए खेत। और लोथल की बात करें तो वो है बंदरगाह। तो 4-1-4-1-3-2 ऑप्शन ए बिल्कुल क्या होगा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी हैं? बताओ इनकी गलियां कैसी हैं? क्योंकि आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, है ना। इसमें नगरीय सभ्यता होने के कारण जो इसकी जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और चौड़ी सड़कें और विकसित जल निकासी प्रणाली थी। आंसर क्या हो जाएगा 28 का? ए, चौड़ी और सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए? तो ये आपकी रावी और सिंधु। ऑप्शन डी। अब देखो जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? लिपि, सिंधु घाटी की जो सभ्यता की लिपि है उसकी दो विशेषताएं, है ना, और जिस कारण इस सभ्यता की लिपि को अभी तक क्या है, ये अज्ञात है। ऑप्शन सी, पहला, आम लेखन पद्धति के बिल्कुल अपोजिट दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। हम लिखते हैं बाईं से बेटा दाईं ओर लिखते हैं, और ये दाईं ओर से बाईं ओर, तो ए से जेड होता है आपका क्या जा रही है, बाएं से दाएं, और यहाँ होता है जेड से ए वापस आना, है ना, तो अज्ञात। इस लिपि का अभी तक किसी सभ्यता की लिपि या शब्दों के साथ सामंजस्य ही नहीं बैठा है ना, तो ऑप्शन, तो इसी कारण से ये क्या है, अज्ञात लिपि है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? तो ये था अन्नानागार। ऑप्शन बी। हड़प्पा में 6 अन्नानागार के बराबर है। मोहनजोदड़ो में मिली अन्य इमारतें जैसे विशाल, ये जो आपको मिला है मोहनजोदड़ो वो है बी, जो कि हड़प्पा में जो 6 अन्नागार मिले ना उनके बराबर अकेला है ये। नेक्स्ट, विशाल स्नानागार पाया गया था कहाँ? तो आप जानते हैं मोहनजोदड़ो में पाया गया था, है ना, विशाल स्नानागार। मार्शल ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा इसे। 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा था।
नेक्स्ट आप लोगों का, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? तो ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन मैं बता दे रही हूँ, नटराज, नर्तकी की मूर्ति, बुद्ध या नरसिम्हा। तो जानते हैं कि महत्वपूर्ण जो रचना मानी जाती है वो नर्तकी की मूर्ति है ना, नर्तकी की मूर्ति मानी जाती है। देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? डॉकयार्ड है ना, यहाँ एक गोदी बाड़ा डॉकयार्ड भी मिला है, इसीलिए जो है ये माना जाता है कि लोथल जो कि गुजरात में है, एक क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र लोथल है, बंदरगाह है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम चलते हैं वैदिक संस्कृति की ओर। सेकंड चैप्टर नंबर 2 आपका वैदिक संस्कृति। गार्गी, मैत्री और कपिला का घर था, कहाँ था? तो ये जो इनका संबंध है ना, मिथिला से था। ऑप्शन डी, कहाँ से था? मिथिला से, जो अब वर्तमान में नेपाल में है। नेक्स्ट आप लोगों का है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो ये आपका प्राचीन क्या है, वेद है, जहाँ पर प्राचीन वैदिक युग की सभ्यताओं के बारे में सूचना दी गई है, वो है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं और अवेस्ता ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ भी है। नेक्स्ट आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? तो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण जो पाठ है वो है सुल्व सूत्र। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल यानी कि कार्य में प्रयोग में नहीं लाया गया था? शिल्प कौशल यानी कि कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था। मिट्टी के बर्तन थे, आभूषण थे, बड़ईगिरी था। लेकिन प्रारंभिक आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ से जो भी अवशेष मिले हैं वहाँ मिट्टी के बर्तन यानी कि मृदभांड, आभूषण यानी कि निस्सक, बड़ईगिरी के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन ये लोग लोहे से अभी परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन लोहार है ना, लोहा उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था। पूर्व वैदिक काल के लोग तांबे से परिचित थे, लोहे से नहीं। भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे? बताइएगा। तो ये सत्यमेव जयते अर्थात इसका मतलब होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। और ये भारत का राष्ट्रीय क्या है, वाक्य भी है, जिसे सारनाथ स्तूप से लिया गया है और वहां यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो ये धन्वंतरी को माना जाता है, धन्वंतरी, ठीक है ना। हिंदू धर्म में व्यास के द्वारा रचित श्रीमद् भगवत पुराण के अकॉर्डिंग धन्वंतरी जो है ना विष्णु का एक अंश माना जाता है। ऑप्शन सी। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ, वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद हमारे देश की सबसे पुरानी क्या है, संहिताएं हैं और वेदों की संख्या क्या है, 4 है। वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले हुआ है? देखिए जो वैदिक आर्य थे ना, इनके जो काल है उसको हमने 2 भागों में बांटा है। पहला है ऋग्वैदिक, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक का टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक का 1000 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो तांबे से परिचित थे। ऑप्शन डी। बाद में उत्तर वैदिक काल में लोहे की भी खोज की गई और लोहे की खोज के बाद कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं और जो ग्रामीण सभ्यता थी है ना, सभ्यता ग्रामीण से लेकर महाजनपदों के विकास की ओर क्या होने लगी, धीरे धीरे उन्मुख होने लगी थी। आगे है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था को 2 चरणों में देखा जाए। एक है ऋग्वैदिक काल यानी कि आपका पूर्व वैदिक काल वाला और दूसरा है उत्तर वैदिक काल।
ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था श्रम आधारित थी और वहीं उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी, व्यवसायिक श्रम विभाजन। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो ये खोजा जा सकता है सामवेद। सामवेद जो है आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी, सामवेद संहिता में। ठीक है, सामवेद के पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता है। क्या कहते हैं? जो इसके पुरोहित हैं सामवेद के, उन्हें क्या कहा जाता है? उद्गाता। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक आर्य स्टार्ट अपनी प्रारंभिक जीवन में, इनकी पूर्व वैदिक काल में जौ से परिचित थे। किससे? जौ, जैसे यव भी कहा जाता है, इससे परिचित थे। बाद में उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित होने के बाद जब कृषि में क्रांति हुई, उसी दौरान आर्यों ने गेहूं और चावल से भी परिचित हो गए थे और आर्य तंबाकू से परिचित नहीं थे। तो इसका 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, तंबाकू से नहीं परिचित थे, जौ से थे, गेहूं से थे, चावल से थे। क्योंकि जो तंबाकू है वो भारत में पुर्तगाली लाए थे। पूछा जाता है कि तंबाकू कौन लाया था, और आंध्र प्रदेश भारत का पहला तंबाकू उत्पादक राज्य भी। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते? बलि। उसे क्या कहा जाए? वैदिक युग में कबीले के प्रधान को राजा की संज्ञा दी जाती थी। राजा निरंकुश नहीं होता था उस टाइम पे। सभा, समिति और विदत, ये 3 संस्थाएं थी, इस पर नियंत्रण रखती थी। जनता पूर्व वैदिक में स्वेच्छा से क्या करती? अपनी इच्छा से राजा को जो देना चाहे वो दे सकती थी कर के रूप में, और उसे कहा जाता था बलि। यही कर यानी कि बलि उत्तर वैदिक काल में बाध्यकारी हो गया था, मतलब जबरदस्ती लेना शुरू हो गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था? जो वैदिक आर्य थे तो इनके जीवन में गाय का बहुत महत्व था। गाय और दूध का बहुत महत्व था इनके जीवन में। दूध और दूध में सत्तू मिलाकर पीना एक पेय पदार्थ था। इसीलिए ऑप्शन बी, दूध और इसके उत्पाद। क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आश्रमों का एक सही क्रम जो होता है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा वो हो जाएगा ये ब्रह्मचर्य। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है। बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए। पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी, या सभी? तो यहाँ पर बिल्कुल सभी ऑप्शन क्या है? डी है। नेक्स्ट आप लोगों का है, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने घोड़ों के द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से योग के प्रणेता कौन है? योग के प्रणेता पतंजलि है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था? तो कौन था जो चिकित्सक नहीं था? तो सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी क्या थे आपके चिकित्सक के रूप में? इनकी पहचान हुई है। चारवाक जो थे ना, चारवाक दर्शन नामक सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था, ऑप्शन सी। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? पाणिनि था, ऑप्शन डी। कौन था? पाणिनि। और इन्होंने एक क्या लिखा था? व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी। नेक्स्ट आपका, निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया था? बलि सूत्रों को जो है किस में शामिल किया गया था? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में बलि सूत्रों का जिक्र है। इसमें यागिक विधि विधान का जिक्र है। सामवेद संगीत से संबंध रखता है। ऋग्वेद प्रारंभिक आर्य के विस्तार से संबंध रखता है, और अथर्ववेद जादू टोने से, और ऋग्वेद बलि सूत्रों से। वेद गई के रूप में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है ना।
वेद त्रयी के रूप में, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया। पूछेगा कि वेद त्रयी में कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया। मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? कानून, ऑप्शन सी। मनुस्मृति मानव धर्मशास्त्र, एक प्राचीन हिंदू शास्त्र है और कानून की पुस्तक, हिंदुओं के कानून की पुस्तक है ये। इसके रचयिता ऋषि मनु थे और आधुनिक मनु डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपसे पूछेगा कि जो है मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? ऋषि मनु थे, लेकिन आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहते हैं। कंबोडिया के लिए कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए, जो कि विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है? विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है आपका अंकोर वाट का मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, मदुरई में। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है क्या? उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना, ऑप्शन सी। आगे है, किस मनीषी या पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? आर्यीकरण अगस्त्य ने किया था, अगस्त्य ने, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम जो है किसमें से खोजा जा सकता है? तो संगीत का संबंध है किससे? सामवेद, ऑप्शन बी। और उद्गाता वर्ग के पुरोहित यज्ञ में शाम का गायन भी करते हैं। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है, भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? भारत पर जो पहला आक्रमण करते हैं वो करते हैं आर्य करते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात पुरो यानी कि किलों को तोड़ने वाला कहा गया। आर्य और अनार्यों के बीच संघर्ष के भी जिक्र किया गया। पश्चिम और उत्तर भारत में इनके समकालीन हथियार से भी विदित होता है कि आर्य क्या थे? एक आक्रमण करता थे। तो ये आर्य। देखिएगा, निम्न में से विषम छांटना है। एक तो आप इसे ऐसे छांट सकते हैं क्योंकि वेद त्रयी मैंने कहा था, वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, है ना, तो ये हो जाएगा। लेकिन विष्णु पुराण तो इसमें आता नहीं है है ना, तो विष्णु तो एक पुराण है, विष्णु पुराण, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो गायत्री मंत्र हमने ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया है, ऑप्शन सी। यह सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान कीजिए। चरक, सुश्रुत और पतंजलि, ऑप्शन सी, है ना। और ये जो आपके चरक कनिष्क के समकालीन थे, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। आपसे पूछेगा कि जो चरक थे वो किसके समकालीन थे? कनिष्क के। पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट है, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का स्रोत क्या है? आपका उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या क्या है? 108। और उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? पांडवों में सबसे बड़ा भाई, 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। राजा पांडु की 2 पत्नियां कुंती और माद्री के संतान थे। कुंती के बेटा था युधिष्ठिर और भीम, अर्जुन, और माद्री से हुए थे नकुल और सहदेव। इसमें जो युधिष्ठिर थे वो सबसे बड़े थे, ऑप्शन ए आपका सही होगा। मगध का उदय, चैप्टर नंबर 3। भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता है? मगध का उदय पढ़ते हैं तो भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? मालवा, ऑप्शन डी। महाजनपद काल में से अवंतिका के नाम से जानते थे। 2 भागों में से बांटा गया था। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी,
दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। सेकंड है आजीवक एक संप्रदाय था। क्या था ये? आजीवक एक संप्रदाय था, बुद्ध के समकालीन था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है वह शासक कौन था जिसने राजा सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो मगध पर हर्यक वंश के शासक और इस वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या उसका बेटा करता है अजात शत्रु, है ना। कौन करता है? अजात शत्रु। ऑप्शन बी होगा। अजात शत्रु को इतिहास में पितृहंता इनकी पिता की हत्या करने वाले के रूप में जानते हैं। अजात शत्रु देखो, इसने अपने पिता की हत्या की और इसका बेटा था उदयन ने इसकी हत्या करी थी। तो सबसे पहले हर्यक वंश, और हर्यक वंश में संस्थापक आता है कौन? आपसे पूछेगा क्या पूछेगा? मगध पर हर्यक वंश के शासक, मगध की आपसे पूछता है कि मगध साम्राज्य जो था उसका संस्थापक कौन था? सबसे पहले जो वंश आया था हर्यक, बिंबिसार, वही इसका संस्थापक माना जाता है मगध का। इसका बेटा था अजातशत्रु और अजातशत्रु का बेटा था उदयन। तो ये बाप बेटे एक दूसरे, बेटा बाप की हत्या करता रहता है, लेकिन पितृहंता अजातशत्रु को कहते हैं। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सिकंदर का सबसे फेमस युद्ध था 326 ईस्वी में जो हुआ झेलम नदी के तट पर। पौरव राजा पोरस के साथ हुआ, जो वितस्था के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है ना। वितस्था जो झेलम नदी का पूरा नाम, हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित मगध की वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखो भाई, सबसे पहले आता है हर्यक वंश। कौन आता है? हर्यक वंश आता है, इसलिए 4 हो जाएगा। तो हर्यक वंश के बाद आता है आपका शिशुनाग वंश। कौन सा आता है? सेकंड शिशुनाग वंश। फिर आता है नंद वंश, महापद्मनंद, बड़ा बेकार आदमी था ना। तो फिर आता है आपका फर्स्ट वाला नंद वंश, और फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य लेकर आते हैं मौर्य वंश का गठ। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो देखो भाई, हर्यक वंश आता है 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व। पहला शासक बिंबिसार और अंतिम शासक था नागदशक। हर्यक वंश का आपसे पूछेगा, हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार, अंतिम शासक नागदशक। उसके बाद शिशुनाग वंश आता है 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व। पहला शासक शिशुनाग, अंतिम महानंदिन। उसके बाद आता है नंद वंश 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व। पहला शासक महापद्मनंद और अंतिम था घनानंद। फिर आता है मौर्य वंश 323 ईस्वी में ईसा पूर्व में, जिसका पहला शासक बनता है चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक बनता है बृहद्रथ। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ना, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी या फिर मौर्य डायनेस्टी, उनका पहला शासक, अंतिम शासक, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये भाई ध्यान रखना। अब बात करते हैं चेदी वंश का पहला शासक राजा, प्रसिद्ध राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? चेदी वंश, तो ये था कलिंग से संबंधित था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ये जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल की हाथी गुम्फा और या फिर खंडगिरी या उदयगिरी गुफाओं में प्रारंभिक जैन अवशेष मिलते हैं खारवेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था? तो मगध साम्राज्य में मौर्य शासकों ने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का यूज करा था। तो किसने करा था? 7 का बी, मगध, है ना। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का वर्णन जो है यूनानी लेखक प्लूटार्क ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? पोरस ने किया था। किसने किया? पोरस ने किया था, है ना, झेलम नदी के तट पर। ये आपको याद रखना है। जैसे झेलम का अन्य नाम हाइडेस्पीच या फिर वितस्था,
ना। वितस्ता का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, वितस्ता झेलम नदी का ही नाम है। हाइडेस्पीच का या फिर झेलम का यूनानी नाम। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्या है, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। तो वो गणतंत्र समूह जो है वज्जी था। कौन था? वज्जी। ऑप्शन बी। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिनमें से 8 वज्जी संघ के अंतर्गत। बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी गणराज्य हुआ करता था। ठीक है भाई, तो मगध आपने देखा है। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? तो मगध के उदय का जो श्रेय जाता है या मगध साम्राज्य को जो नींव रखता है वो है बिंबिसार। 16 जनपदों में से 16 महाजनपदों में जो महत्वपूर्ण था वो था मगध, जिसकी स्टार्टिंग में राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की, मगध साम्राज्य की नींव डालता है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो मौर्यों के बाद आते हैं जब बृहद्रथ की हत्या हो जाती है तो पुष्यमित्र संघ ने क्या करी थी? बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। फिर आता है सुंग वंश की नींव डालता है। तो सबसे पहले आता है हर्यक वंश, फिर आता है शिशुनाग वंश, फिर आता है नंद वंश, फिर आता है मौर्य वंश और फिर आता है सुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक सुंग वंश की नींव रखता है। पतंजलि इसी के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था, है ना। उसने 2 अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान भी किया था। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो सुंग। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में, पटना के पास ये स्थित है। 2016 में बच्चे इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की धरोहर सूची में शामिल किया। इसका जो निर्माण है वो गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त के समय हुआ था। तो ये हो गया है आपका मगध। अब चलते हैं जैन धर्म की तरफ और बौद्ध धर्म की तरफ। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आपसे पूछा है। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, चैप्टर नंबर 4 है आपका जैन और बौद्ध धर्म। तो जैनियों के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, है ना, ऋषभदेव। और 24 तीर्थंकर इसमें बने थे, जिनमें पहले ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर स्वामी थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को छोड़कर पूर्ववर्ती जो तीर्थंकर थे ना, उनकी ऐतिहासिक संदिग्धता है। तो यही आपको याद रखना है। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर नामक स्थान पर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। बौद्ध परंपरा में इसे क्या कहा गया है? इनकी जब देहांत हुआ था तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया है? गांधार कला जो है वो किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया है? महायान शाखा। ऑप्शन बी, ठीक है ना, महायान शाखा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय को माना जाता है, बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो मठ है वो है आपका चैत्य मठ, ऑप्शन बी है। चैत्य मठ, ऑप्शन बी, मृत्यु से संबंधित है ऐसा माना जाता है। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक, ऑप्शन डी, है ना। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक है। इनकी संख्या 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है,
जातक कथाएं बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, है ना। नेक्स्ट आप लोगों का, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति या सभा कहाँ बुलाई थी? तो देखो भाई, पहली बौद्ध संगति होती है 483 ईसा पूर्व, राजगृह में होती है। उस समय शासक अजातशत्रु था, महाकश्यप अध्यक्ष थे। दूसरी होती है 383 ईसा पूर्व में, कहाँ? वैशाली, शासक अशोक कालाशोक था, साब कमीर अध्यक्ष था। तीसरी होती है 251 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में, मोगली पुत्र तिष्य क्या थे इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ होती है कुंडलवन, कनिष्क के शासनकाल में, वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। तो तीसरी कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए अशोक के टाइम पर होती है मोगली पुत्र तिस, उसके क्या थे? अध्यक्ष। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का जो शिक्षक था वो कौन था? अरस्तु। ऑप्शन डी यहाँ पर अरस्तु। कौन था? अरस्तु था, है ना। और जिसे जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। मानवों के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था किसने? गौतम बुद्ध ने किया था अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था, और ये वर्ग कौन थे? ये वर्ग थी स्त्रियां और शूद्र। कौन थे? स्त्री और शूद्र। ऑप्शन डी। बुद्ध का अर्थ क्या है? 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करते हैं, 35 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है निरंजना नदी के तट पर। नेक्स्ट यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इनका जो जन्म नेपाल के तराई में कपिल वस्तु लुम्बिनी ग्राम शाक्य क्षत्रिय कुल 563 में हुआ। तो शाक्य मुनि ने कहा जाता है भगवान बुद्ध को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लिखित नहीं है? हिरण। ऑप्शन बी। कौन नहीं है? हिरण। नेक्स्ट है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बौद्ध गया में 35 वर्ष की आयु में निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया? वामसा थपाक्सिनी। वामसा थपाक्सिनी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। 10वीं शताब्दी में ये लिखा गया। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक की पाली में हुई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता थी त्रिशला। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर होगा, त्रिशला थी महावीर की माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जो है इनका जन्म 540 ईस्वी में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानियों को चित्रित किया गया है? जातक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर ध्यान रखना है, बुद्ध ने अपना पहला प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? ज्ञात्रक कुल में हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में रचा गया है? पाली भाषा में। नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के शासनकाल में होता है। नेक्स्ट है, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? 25 का डी धर्मपाल ने किया था।
गंधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? कनिष्क के काल में हुआ था। नेक्स्ट है वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म होता है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है और बुद्ध की डेथ भी होती है। इसीलिए ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो ये, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, इस पर क्या करता है? ये विश्वास करता है। ऑप्शन सी है ना। तो ये आपको याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सा जैन मतों का त्रिरत्न नहीं है? त्रिरत्न नहीं है। समयक दृष्टि, जैन धर्म के त्रिरत्न में समयक श्रद्धा, समयक ज्ञान, समयक आचरण आता है, सी नहीं आता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनशांग को यात्रियों का क्या कहा जाता है? राजकुमार। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? 31 का बी बिंबिसार, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि मिलिंद पन्हु क्या है? मिलिंद पन्हु क्या है? मिलिंद पन्हु क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है, ऑप्शन डी, यहाँ पर ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? सो बौद्ध धर्म का दिगंबर, ऑप्शन सी। कौन सा? दिगंबर नहीं है। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, एक महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म को जो है दो भागों में विभाजित चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था, जबकि सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं त्रिरत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, महावीर का पहला शिष्य कौन था? महावीर का पहला शिष्य जमाली था। उनका दामाद वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात हैं? जिनके नाम से विख्यात हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी के कैवालिन यानी कि जिन विजेता निग्रंथ बंधन रहित कहलाए। आगे क्या है आप लोगों का, बौद्ध मत की अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से क्या शामिल नहीं किया गया? समयक इच्छा को 8 उपाय थे महापरिनिर्वाण के लिए अष्टांगिक मार्ग की प्रस्तावना की, जिसमें समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्मांत, समयक आजीव, समयक व्यायाम, समयक स्मृति और समयक समाधि। लेकिन ऑप्शन सी समयक इच्छा नहीं था। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो इसका यहाँ पर पद्म संभव थे। कौन थे? पद्म संभव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? अशोक मौर्य का रुम्मिनदेई स्तंभ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री मुख्य रूप से भारत आए थे क्योंकि वे बौद्ध मत में रुचि रखते थे, इसीलिए। भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर को माना जाता है। किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त किया था? 42 का सी कनिष्क हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जैनियों के द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंग का प्रयोग करते हैं। किसका? अंग शब्द का। अंगों की संख्या कितनी है? 12। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में कौन सी मुद्रा में? धर्म चक्र मुद्रा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो जन्म से संबंध है किसका? कमल और सांड का, ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना। और गृह त्याग से इनका, गृह त्याग घोड़े का, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण पदचिन्ह और मृत्यु स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? तो जो नहीं था वो है आपका महापद्मनंद, ऑप्शन डी।
है ना। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार अजातशत्रु उदयन भगवान बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संधि थी। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक और भगवान बुद्ध के समकालीन नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महावीर का परिनिर्वाण स्थल कौन सा था? तो इनका 468 ईसा पूर्व पावापुरी। भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा, है ना। 3री सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में सल्लेखना विधि यानी कि जैन विधि से अपने प्राणों का त्याग किया था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में। ऑप्शन बी। कहाँ पर? राजगृह में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप करते हैं। अजातशत्रु के शासनकाल, राजगृह हर्यक वंश के शासनकाल। ठीक है भाई। इस परिषद में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और शुद्ध पिटक में संकलित किया गया था। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो बुद्ध के जो मोस्टली उपदेश हैं वो पाली भाषा में है और बुद्ध का सबसे पहले उपदेश सारनाथ धर्म चक्र मुद्रा में किया गया या दिया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि किस स्मारक के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित किया था? महाबोधि मंदिर परिसर के माध्यम से। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। और ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है, महाबोधि टेम्पल जो कि बिहार में है। तो ये फाइनली अभी आपके हो चुके हैं, 4 चैप्टर आपने करे हैं, है ना। तो मिलते हैं हम फिर से आपका नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जल्दी ही हिस्ट्री कंप्लीट करा के आपका एनिशियन हिस्ट्री कंप्लीट करा के मिडविल और फिर आपका जो है आधुनिक इतिहास की तरफ हम बढ़ेंगे। ऐसे ही लॉन्ग वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।